हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 49। तो दोस्तों, इससे पहले इस कहानी के 48 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सब ने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। चलिए देखते हैं आप सब ने अब तक पढ़ा था। नरेन सौम्या के ऊपर थोड़ा सा झुक गया और उसके माथे को चूम कर बोला कि सौम्या सो जाओ, बहुत रात हो गई है, सुबह बात करते हैं, तुम अभी अपने होश में नहीं हो। तभी सौम्या ने नरेन के कोट के कॉलर को पकड़ लिया और नरेन की आंखों में देखते हुए बोलती है कि प्लीज नरेन, मुझे प्यार करिए ना, मुझे आपको प्यार करना है प्लीज। अब देखते हैं आगे। तो सौम्या को अभी इतना ज़्यादा करीब होने से नरेन अब रह नहीं पाता है और नरेन ने भी धीरे से नीचे झुककर सौम्या को किस कर दिया और देखते ही देखते अभी दोनों ही एक दूसरे में खो गए। तो सौम्या ने भी अभी पूरे 19 साल बाद ही वो नरेन का साथ पाया था। तो खिड़की से आती हुई चांद की रोशनी हम दोनों के प्यार की गवाही दे रही थी। तो इतने साल दूर रहने के बाद भी दोनों अभी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो नील जब अभी अवनी को कमरे में लेकर आया तब भी अवनी अपने मन ही मन बड़बड़ा रही थी, मैंने पी रखी है, मैंने पी रखी है, रज रज के मैंने पी रखी है। तो नील ने भी अवनी को बेड पर बिठाया, लेकिन अवनी जो बार बार खड़ी होकर गाना गाए जा रही थी, मैंने पी रखी है, मैंने पी रखी है। तो नील तो अभी अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ गया और अवनी को घूरने लगा। अवनी जो पूरे कमरे में अभी घूम रही थी और कभी कुछ गुनगुना रही तो कभी कुछ गाना गुनगुना रही थी। तो नील ने अभी अवनी का हाथ पकड़कर सोफे पर बैठाया और फिर बोलता है कि अवनी प्लीज, बहुत रात हो गई है, सो जाओ ना प्लीज यार। तो लेकिन अभी अवनी तो अपने होश में ही नहीं थी। तो नील अभी काफी ज्यादा परेशान हो गया था। उसने अवनी का हाथ पकड़ा और उसे वॉशरूम में लेकर गया। तो नील ने भी शावर ऑन कर दिया और अवनी को शॉवर में भिगाने लगा और अवनी जो कप कपाने लगती है तो अवनी भी एकदम से चिल्लाई, बारिश आ गई, बचाओ बचाओ, बारिश आ गई। तो नील अभी अवनी को पीछे से पकड़कर बोलता है कि यार बारिश नहीं आई है, मैं हूँ। तो अवनी भी फिर भी चिल्ला ही रही थी। तो अवनी के चिल्लाने से अब नील काफी ज्यादा इरिटेट हो रहा था। तो नील ने भी अवनी को चुप कराने के लिए अपने होंठ अवनी की होंठों पर रख दिया और उसे किस करने लगा। नील अवनी को डीप किस कर रहा था। तो नील ने भी जैसे ही अवनी को किस करना शुरू किया था तो अवनी भी धीरे से शांत हो गई थी। नील अभी अवनी को शावर के नीचे किस कर रहा था और दोनों भीग रहे थे। तो अवनी भी धीरे धीरे शांत हो रही थी। तो नील अभी अवनी से थोड़ा सा दूर हुआ और नील ने अवनी का चेहरा देखा। तो नील अभी अवनी को देखकर अपना कंट्रोल खोने लगता है। नील जो अवनी के करीब नहीं जाना चाहता था क्योंकि अभी अवनी होश में नहीं थी, लेकिन अब उसके करीब जाना नील का हक हो गया था। तो नील ने भी अभी अवनी की ड्रेस को थोड़ा सा नीचे किया तो अपने नाम का टैटू देखा। नील ने भी उस टैटू को अपने अंगूठे से छुआ और थोड़ा सा रब करते हुए तो नील के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ जाती है। तो नील ने भी फिर से अपने नाम के टैटू को किस करना स्टार्ट कर दिया, उसे शक करने लगा। तो नील अभी अवनी को अपनी गोद में उठाकर कमरे से बाहर आ गया था। नील ने अवनी को बेड पर लेटा दिया और नील भी अवनी के ऊपर आकर किस करने लगता है उसे। तो देखते ही देखते अभी दोनों ही एक दूसरे में खो गए और मदहोश होकर एक दूसरे को किस करने लगे। तो अवनी तो अभी होश में नहीं थी, लेकिन नील का साथ पाकर वो काफी खुश थी। बहुत सारा प्यार करने के बाद नील ने अवनी को अपने ऊपर लेटा लिया और अपनी बाहों में भरकर सो गया। तो रुद्र भी अभी किट्टू को लेकर अपने कमरे में आ गया था। किट्टू अभी पूरी तरह से बेहोश थी। तो किट्टू को कुछ होश ही नहीं था। रुद्र ने किट्टू को बेड पर लेटा दिया और उसे ब्लैंकेट से अच्छे से कवर कर दिया। रुद्र खुद आकर बालकनी में जाता है और फिर रुद्र जो बालकनी में अभी चक्कर लगाने लगता है उसके कानों में अभी जय की आवाजें गूंज रही थी। रुद्र कमरे के अंदर आया और उसने एक नजर अभी किट्टू को देखा जो अभी चैन से सो रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है। तो रुद्र भी कमरे से निकलकर सीधा स्टडी रूम में चला गया। स्टडी रूम में रखे फ्रीज में से एक बियर की बोतल निकाली और उसे पीने लगा। तो रुद्र भी बियर पी ही रहा था और अपने मन में सोच रहा था कि वो किट्टू के करीब जाए या फिर नहीं, लेकिन चांडाल को हराने का ये पहला स्टेप है, इसीलिए रुद्र काफी ज्यादा कंफ्यूज था। अगर वो किट्टू के साथ फिजिकल रिलेशन बना देता है तो किट्टू चांडाल के किसी भी काम की नहीं रहेगी। तो हो सकता है शायद वो
किट्टू को छोड़ते तो रुद्र अभी स्टडी रूम में बियर की बोतल लेकर चेयर पर बैठ गया और अपनी आंखें बंद करके सारी बातें सोचने लगता है। रुद्र को अभी किट्टू की हर एक चीज याद आ रही थी। रुद्र को किट्टू के साथ बिताया हुआ हर एक पल याद आने लगता है। जब रुद्र किट्टू को जबरदस्ती शादी करके फार्म हाउस में लेकर आया था, जब उसने किट्टू को काफी ज्यादा टॉर्चर किया था, किट्टू की आंखों से आते आंसू, जब उसकी वजह से किट्टू सुसाइड करने पर भी मजबूर हो गई थी। किट्टू ने एक नहीं 2 बार सुसाइड करने की कोशिश की थी। तो रुद्र को वो सारी बातें अब एक एक करके याद आने लगती हैं। तो रुद्र की आंखों में भी पानी आ जाता है। रुद्र चेयर पर बैठा बैठा धीरे से कब सो गया तो रुद्र को भी नहीं पता चला। तो किट्टू भी अभी चैन से सो रही थी और रुद्र भी स्टडी रूम में सो गया था। इधर जय का घर था। नील जय को सोफे पर लेटाकर चला गया था। तो जय तो अभी पूरी तरह से बेहोश हो चुका था। करीब रात के 3 बजे उसकी आंखें खुली तो उसने अभी खुद को सोफे पर लेटा पाया। तो जय एकदम से उठा और अपने कमरे की तरफ जाने लगा। जय अभी थोड़ा सा होश में था और थोड़ा सा मदहोश भी था। तो जय को अभी बिल्कुल भी नहीं पता था कि अभी उस वक्त उसके कमरे में जिया सो रही है। तो जय एकदम से उठा और अपने कमरे में सीधा चला गया। बेडरूम में वो जाकर धड़ाम से गिर पड़ा। तो जय ने भी नोटिस ही नहीं किया कि जिया भी उसके बराबर में ही सो रही है। तो जय भी अभी जिया के बराबर में ही सो गया था। तो सुबह जब जय की आंखें खुलती हैं तो जिया ने उसके कंधे पर अपना सर रखा हुआ था और चैन से सो रही थी और जय ने भी जिया को कसकर पकड़ा हुआ था। दोनों एक दूसरे की बाहों में लिपट कर सो रहे थे। तभी वीरू की आंखें एकदम से खुलती हैं और उसने खुद को देखा तो वो अपने कमरे में ही मौजूद था। तो वीरू तो अभी रात की बातें थोड़ा थोड़ा याद करने लगता है। उसने ड्रिंक की थी और उसके बाद नील ने उसे घर छोड़ा था। वीरू को अभी इतना याद था कि वीरू अपना सर पकड़कर एकदम से उठता है और सीधा जाकर वॉशरूम में गया। फ्रेश होकर वीरू जैसे ही किचन में जाकर अपने लिए चाय बनाने लगता है तो वीरू ने अभी अपने और जय दोनों के लिए ही चाय बनाई थी। वीरू ने चाय अभी 2 कप में सर्व की और फिर ट्रे लेकर सीधा जय के कमरे की तरफ चला गया। जैसे ही वो जय के कमरे में गया तो उसकी आंखें तो खुली की खुली रह गई। वीरू ने जब सामने देखा तो जय ने अभी जिया को कसकर पकड़ा हुआ था और जिया भी सुकून से जय के पास उसकी बाहों में सो रही थी। दोनों ही एक दूसरे की बाहों में लिपट कर सो रहे थे। तो वीरू को एक शरारत सूझ गई। तो वीरू ने अब जल्दी से चाय साइड में रखी और अपना फोन लेकर आया। तो वीरू ने भी फटाफट से जय और जिया की 3 से 4 पिक खींच ली और मोबाइल में क्लिक की आवाज़ आ रही थी तो जिसकी वजह से जय की नींद भी एकदम से टूट जाती है। तो जय ने भी आंखें खोली तो अपने कंधे पर थोड़ा सा भार महसूस किया। जय ने जल्दी से अपने कंधे की तरफ देखा जिस पर अभी जिया आराम से चैन की नींद सो रही थी। तो जिया को देखते ही पहले तो जय के चेहरे पर मीठी सी मुस्कान आ जाती है, मगर फिर अगले ही पल जय के मुंह से एकदम से चीख निकल गई। जय के चीखने से जिया भी एकदम से हड़बड़ाहट में उठ जाती है। आखिर जय क्यों चीखा? क्योंकि जय ने अभी वीरू को देख लिया था। तो जिया भी अपनी घबराहट को कंट्रोल करने के लिए दिल पर हाथ रखकर बोलती है कि जय जय तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? चिल्ला क्यों रहे हो? इतना ज्यादा चिल्लाओगे तो सब कमरे में आ जाएंगे। तो जय भी जिया को पॉइंट करके बोला कि तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? अरे मेरे घर में तो छोड़ो, तुम मेरे बेडरूम में क्या कर रही हो? बेडरूम की भी छोड़ दो, तुम मेरे बेड पर मेरे साथ क्या कर रही हो? तो जिया को भी थोड़ा सा गुस्सा आ गया और वो गुस्से में बोली तुम्हारे घर में आने का शौक नहीं है मुझे, तुम ही लेकर आए होगे, मुझे क्या पता, मुझे तो याद भी नहीं है कि उस ड्रिंक को पीने के बाद मुझे क्या हुआ था। बस मुझे इतना ही याद है कि थोड़ी सी उल्टी हो रही थी। तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए हो ना और मुझसे ही सवाल कर रहे हो कि तुम्हारे कमरे में मैं क्या कर रही हूँ। तो जय बोलता है कि जिया ज़्यादा स्मार्ट मत बनो, समझी, तुम भी जानती हो कि मैं तुमसे दूर रहता हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है, भला मैं क्यों तुम्हें अपने घर में लेकर आऊँगा और अपने बेडरूम में लेकर आऊँगा, कभी नहीं। तो जिया बोलती है वही तो, होश में होते तो बहुत कुछ शरीफ बनते हो तुम, लेकिन जब 2 पैग अंदर जाते हैं तब तुम्हारा अंदर बैठा रोमांट भी बाहर आ ही जाता है। तो वीरू भी एक बार जय को देखता और एक बार जिया को देखता। तो दोनों अभी बेड पर बैठकर एक दूसरे से लड़ रहे थे। तो दोनों में से अभी बेड से कोई भी नीचे नहीं उतरा था। वीरू अभी दोनों को शांत करवाते हुए जोर से बोला कि हम सबको नील छोड़कर गया है, समझे, तुम दोनों कोई किसी को नहीं लाया है। मुझे कुछ याद है कि हम तीनों को उसने ही गाड़ी में बैठाया था और फिर वो ही हमें घर लेकर आया था। तो जिया भी थोड़े गुस्से में बोलती है अगर हमें नील लेकर आया था तो इतना तो मैं भी जानती हूँ कि नील ने हम दोनों को एक बेड पर तो कभी भी नहीं
लिटाया होगा। ये सब तुम्हारे भाई का ही किया धरा है, मुझे अच्छे से पता है इनके सारे कर्म। तो जय को एकदम से याद आया कि वो रात को उठकर जिया के पास आकर सो गया था। जिया की बात सुनकर जय अभी कुछ भी नहीं बोलता है, क्योंकि वो जानता था कुछ बोलेगा तो जिया उसे पकड़ लेगी। तो जिया ने भी फिर से जय को देखा और बोली कि सच सच बताओ, तुम मेरे पास आकर क्यों सोए थे, बोलो। जय अभी नजरें चुराते हुए बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम मेरे बेडरूम में कैसे सो रही थी, मुझे क्या पता। तो जिया भी अभी गुस्से में अपना हाथ बांधकर बोली कि मेरे पास सो सकते हो लेकिन मुझसे शादी नहीं कर सकते। तो वीरू अभी जिया की बात को सपोर्ट करते हुए बोलता है कि हाँ हाँ बताओ, मैं अकेला कब तक हम दोनों के लिए खाना बनाता रहूँगा, चाय बनाता रहूँगा, मुझसे ये सब नहीं होगा। घर में कोई ना कोई तो होनी ही चाहिए ना, जो हम दोनों के लिए खाना बना दे, हम लोगों के लिए चाय बनाए। घर के हालात को देखो भैया। वीरू ने अपना हाथ जय के कमर में फैलाते हुए कहा, तो ये देखो ना, तुम्हारे कपड़े सारे यही जमीन पर ही तो पड़े हुए हैं, और तो और तुम्हारे कच्चे और बनियाइन भी ही जमीन पर पड़े हुए हैं भैया। जय ने भी अभी फर्श पर अपनी नजरें घुमाई तो वीरू बिल्कुल ठीक कह रहा था। जय के इनर वेयर जमीन पर ही पड़े हुए थे, सारा कमरा बिखरा हुआ था, तो जिसे देखकर अभी जिया थोड़ा सा ऑकवर्ड फील कर रही थी। वीरू अभी फिर से बोलता है कि देख जय, मेरी जिंदगी में कोई भी लड़की नहीं है, लेकिन तेरी जिंदगी में डॉक्टर हसीना है, हसीना मतलब भाभी है, तो तू जल्दी से अभी उनसे शादी कर ले। तो जय भी बेड से उठता हुआ बोलता है कि तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या, तुम दोनों एक ही दिमाग के बन गए हो क्या, मुझे कोई शादी किसी से भी नहीं करनी है, समझे। और इतना कहकर अभी जय सीधा वॉशरूम में जाने लगता है। तो जय भी वॉशरूम में चला जाता है और उससे पहले ही वीरू बोलता है कि जिया भाभी, मेरे पास कुछ फोटो हैं जिसका बेस पर आप जय को ब्लैकमेल कर सकती हो। तो वीरू ने अभी जल्दी से वो सारी फोटो जिया को दिखा दी जो अभी कुछ देर पहले उसने क्लिक करी थी। जिया जैसे जैसे अभी फोटो देख रही थी तो जिया की मुस्कुराहट बढ़ती जा रही थी। तो जिया ने अभी वीरू से वो मोबाइल लिया और फिर जय को थोड़ा सा घूर कर देखते हुए अपने मन ही मन बोली कि अब तो तुम मुझसे शादी करोगे, या फिर ये खबर मैं अखबार में छपवा दूं, पोस्टर लगवा दूं बाजारों में। जय ने भी गुस्से में वीरू को देखा और फिर बोला कि तू मेरा भाई है या फिर इसका भाई है, तू मेरे साथ दुश्मनी निकाल रहा है। वीरू हंसकर बोलता है कि भाई तो मैं आपका ही हूँ भाई, इसका तो देवर हूँ, बस आप दोनों जल्दी से अब शादी कर लो, मैं बस किचन से छुट्टी लेना चाहता हूँ और मेरा कोई मकसद नहीं है। तो जय ने भी गुस्से में एक बार वीरू को देखा और फिर एक बार जिया को, फिर वो अपने पैर पटकते हुए गुस्से में सीधा वॉशरूम में चला गया। तो जय के जाते ही अभी वीरू और जिया काफी ज्यादा हंसने लगते हैं और दोनों बैठकर मजाक करने लगते हैं कि किस तरह से अब वो जय की बैंड बजाएंगे। इधर प्रताप हाउस में इस वक्त शुभ की जब आंखें खुलती हैं तो दादी अभी उसके सामने डंडा लेकर खड़ी हुई थी। तो शुभ के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई। वो हल्का सा मुस्कुराता हुआ धीरे से अंगड़ाई लेकर बोलता है कि लगता है कि संजय की माताजी अब तो सपने में भी मुझे मारने के लिए बहाना ही ढूंढती रहती हूँ, क्या करूँ यार दादी। तभी दादी ने डंडा शुभ के हाथ पर जोर से मारकर कहा कि सपना नहीं है छोटे से, हकीकत है, हकीकत में सच में तेरे सामने ही खड़ी हूँ। यह सुनते ही अभी शुभ झटके से सोफे पर उठकर खड़ा हो गया। तो दादी ने भी फिर से अभी शुभ को मारने के लिए वो डंडा उठाया तो शुभ जल्दी से भागकर सोफे के पीछे जाकर छुपकर बोलता है कि दादी यार मार क्यों रही हो, मैंने क्या किया है। तो दादी बोलती है तूने क्या किया है, कल रात मेरे साथ 20 बार तूने स्टोन पेपर सीजर खेला है, समझा। अब तेरा स्टोन पेपर सीजर निकालने का टाइम आ गया है मेरा। तो तेरे अंदर अभी जितना भी स्टोन पेपर सीजर भरा पड़ा है ना, वो सारा का सारा ऐसे ही निकाल दूंगी आज। दादी और शुभ की बात सुनकर अभी निहाल भी अंगड़ाई लेकर सोफे पर उठकर बैठ जाता है। तो निहाल ने जब अभी देखा कि दादी शुभ को मार रही है तो उसके चेहरे पर भी एक मीठी सी मुस्कान फैल गई। तो निहाल अभी दादी को देखकर बोलता है कि क्या बात है दादी, आज तो सुबह सुबह ही शुभ की क्लास लगा रही हो, ऐसा भी क्या कर दिया है इसने। तो दादी ने भी गुस्से में निहाल को देखा और फिर बोलती है कि कल तू कौन सा गाना गा रहा था, जरा बता मुझे। आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे, बंदर की झोपड़ी में सो रहे थे, बंदर ने लात मारी रो रहे थे, मम्मी ने पैसे दिए तो हंस रहे थे। ये सुनकर तो अभी शुभ जोर जोर से हंसने लगता है। तो निहाल थोड़ा हिचकिचाता हुआ बोलता है कि दादी मैंने कब गाया ये गाना, शरीफ बच्चे पर ऐसे इल्जाम मत लगाओ। तो दादी बोलती है कि अच्छा तुझे लगता
लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। यकीन नहीं आता है तो नील और रुद्र से भी पूछ लेना। कल रात तूने बचपन की सारी कविता मुझे सुना डाली है। आज वो सारी कविता तुझे सुनाऊंगी मैं, जिसे मैं तुझे बार बार याद करवाती थी ना, वो सारी कविताएं तुझे रटी हुई हैं। इतने में दादाजी भी बाहर आ गए थे। तो दादाजी अभी भी शुभ और निहाल को गुस्से से घूर कर देख रहे थे। तो दादाजी को देखकर अभी शुभ और निहाल दोनों ही एकदम से चुप हो गए और सिमट कर कोने में जाकर खड़े हो गए। तो दादी अभी अपनी कमर पर पल्लू टांग कर बोली कि क्या हुआ, जब संजय के पिताजी सामने आते हैं तो तुम दोनों की बोलती बंद क्यों हो जाती है? बोलो ना अब, मेरे सामने तो बहुत ज्यादा पटर 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 बोलते रहती हो, अब बोल के दिखाओ। तो दादाजी अभी थोड़ी सख्ती से बोलते हैं कि बस करो चंद्रकला, इन्हें अपने कमरे में जाने दो। तो शुभ और निहाल अभी गर्दन झुकाकर धीरे धीरे अपने अपने कमरे में चले गए थे। इधर दूसरी तरफ नील की जब आंखें खुलती हैं तो अवनी उसके ऊपर ही लेटी हुई थी। दोनों के कपड़े अभी जमीन पर बिखरे हुए पड़े थे। तो नील ने अभी अवनी को देखा तो उसके चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ जाती है। तो नील ने अभी अवनी को थोड़ा सा साइड में लिटा दिया और फिर अपना एक हाथ सर के नीचे रखकर अवनी को देखकर मन ही मन बोला कि जब पहली बार हम एक दूसरे के करीब आए थे तो मैं होश में नहीं था अवनी, और कल तुम अपने होश में नहीं थी। पता नहीं होश में कब हम दोनों एक दूसरे के करीब पाएंगे। तो अवनी अभी भी बेफिक्र होकर सो रही थी। नील उठकर अभी वॉशरूम में चला गया था। नील अभी कमरे में आया तो अवनी अभी भी नहीं जागी थी। तो नील अभी अवनी के पास आया और उसके फॉरहेड पर किस करके मन ही मन मुस्कुराने लगा और फिर नीचे चला गया। तो नील अभी सीधा किचन में गया जहाँ पर दादी कुछ बना रही थी। तो नील ने भी दादी को पीछे से गले लगाकर कहा कि क्या कर रही हो मेरी चंद्रकला? तो दादी बोलती हैं कि बहुत जल्दी नीचे आ गया तू, अभी तो सब नाश्ता कर चुके हैं। तो नील ने भी एक अंगड़ाई लेकर कहा कि दादी वो क्या है ना कि मैं आपको ना परदादी बनाने की प्रोसेसिंग में लगा हुआ था, इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया। तो पूरी रात तो अभी मेहनत करके आया हुआ हूँ ना। ये सुनते ही अभी दादी ने एक चम्मच लिया और फिर नील की कमर पर मारने लगी। तो नील अभी भागता हुआ सीधा किचन से बाहर आ गया था और दादी उसे मारती हुई उसके पीछे पीछे चली गई थी। तो दादी अभी बोलती हैं कि बेशरम, शर्म बेच कर खाई है क्या तूने? बिल्कुल भी नहीं शर्माता है मुझसे, जो मन करता है बस बोल देता है। आज तुझे इतना मारूंगी कि तेरी हड्डियां ही तोड़ दूंगी। बहुत बकवास करने लगा है तू, छोटे बड़े का कोई भी लिहाज बिल्कुल भूल गया है तू। तभी स्टडी रूम से अभी रुद्र भी बाहर आ गया था। नील अभी रुद्र के पीछे आकर बोलता है कि देख ना रुद्र, दादी कैसे मुझे मार रही है यार। दादी बोलती है कि मारू नहीं तो क्या, तेरी आरती उतारूं, क्या करूं मैं? ये कुछ भी बोलता रहेगा, बेशरम कहीं का, शर्माता नहीं है, हद हो गई है यार इसकी बेशर्मी की। तो रुद्र भी अभी अंगड़ाई लेकर बोलता है कि यार क्या कह दिया है तूने दादी से, जो दादी इतना ज्यादा गर्म हो रही है। तो नील ने भी दादी को आंख मारी तो फिर बोला कि बताओ ना दादी, मैंने आपको क्या बोला था, बोलो बोलो। तो दादी अभी बेशक घर में सबसे ज्यादा बड़ी थी और उनकी उम्र भी हो गई थी, लेकिन थी तो वो एक औरत ही ना, भला वो अपने पोतों के सामने ये सब कैसे बोल सकती थी। तो नील तो अभी काफी ज्यादा बेशरम हो चुका था, लेकिन दादी बेशरम थोड़ी ना थी। तो दादी ने भी एक चांटा घुमाकर नील के गाल पर मारा और गुस्से से बोली कि ये बोला है तूने मुझे। तो नील का चेहरा तो अभी एक साइड को हो गया था। तो दादी के जाने के बाद अभी नील ने अपना हाथ अपने चेहरे पर रखकर कहा कि यार ये दादी है ना कुछ ज्यादा ही मारने लगी हैं आजकल, मुझे क्या करूं, अब तो शादी हो गई। तो रुद्र ने नील का हाथ पकड़ा और स्टडी रूम में ले जाते हुए बोला कि नील मुझे तुझसे कुछ बात करनी है, मेरे साथ चलना। नील बोलता है कि क्या हुआ, मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आया है तू? तो रुद्र ने भी नील को चेयर पर बैठा दिया और खुद भी दूसरी चेयर पर आकर बैठ गया। तो रुद्र बोलता है कि नील मुझे ना तुझसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। तू जानता है कि मैं अपने दिल की बात किसी को भी नहीं बताता हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुझे देखकर मन करता है बताने का कि मैं तुझे सारी बातें बता दूं, तो तू मुझे सही एडवाइस देगा। तो अब नील भी थोड़ा सीरियस हो गया था। नील बोला कि हाँ बता ना, क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है क्या? सोमनाथ का फोन आया था क्या? तो उसने कुछ गलत किया क्या? अगर किया है तो बता दे, दोनों भाई जाकर आज ही उसकी बत्ती सी तोड़कर आते हैं। तो रुद्र अभी बोलता है यार शांत हो जा, बात सोमनाथ की नहीं है, चांडाल की है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तेरे सामने कैसे बोलूं। पता नहीं तुझे ये बात बोलनी भी चाहिए या फिर नहीं, मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा है, पर तू थोड़ा सा बड़ा है और समझदार भी है तो तू जल्दी समझ जाएगा। तू जानता है कि मैं निहाल नहीं हूँ जो हंस हंस कर अपने दिल की बात तुझे बोल देगा। मुझे अपने दिल की बात बोलने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और मैं तुझसे ये बात बोलना चाहता हूँ।
ये समझ ले, मतलब मैं तुझसे एक एडवाइस लेना चाहता हूँ। तू ही बता मुझे कि मैं क्या करूँ या क्या नहीं, क्योंकि मेरे तो अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। रुद्र भी जय और अपने बीच की सारी बातें नील को बता देता है। इसी बीच रुद्र नील के सामने थोड़ा सा ऑकवर्ड भी फील कर रहा था। वो अपने और किट्टू के रिश्ते के बारे में किसी से भी बात नहीं करना चाहता था, मगर मजबूरी में आज नील के सामने उसे करनी पड़ रही थी। लेकिन नील के अलावा अभी वो अपने दिल की बात किसी से बता भी नहीं सकता था। निहाल और शुभ अभी इतने समझदार नहीं थे कि वो रुद्र की बात को समझ जाते। नील रुद्र से बड़ा भी था और एक समझदार इंसान भी था, इसीलिए उसने अपने दिल की बात अभी नील को बताना ठीक समझा था। तो सारी बात सुनकर अभी नील ने थोड़ा सीरियस होकर कहा कि जय बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुझे जय की बात मान लेनी चाहिए। रुद्र, तुझे किट्टू और अपने रिश्ते को आगे बढ़ा लेना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं। एक ना एक दिन तो ये होना ही है ना, तो अभी हो जाए तो ठीक है ना। सच तो ये है, अगर तू अपने रिश्ते को एक कदम आगे बढ़ा देगा ना, तो चांडाल एक कदम पीछे हट जाएगा। बस इसी से तू किट्टू को बचा सकता है। देख रुद्र, हमें नहीं पता कि चांडाल कहाँ पर रहता है, क्या करता है। अगर हमें पता होता कि इस वक्त वो कहाँ पर है, तो हम जाकर अभी उसे किडनैप करके फार्म हाउस के लिए निकल आते। लेकिन चांडाल का इंतजार करने के अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमें उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो किट्टू को कब तक हम घर में ऐसे बंद करके रखेंगे। अब तो उस बच्चे ने हंसना खेलना भी सीख लिया है, अब हम उसे इस घर में चांडाल के डर से बंद करके नहीं रख सकते। ये भी तो ठीक नहीं है ना। तो नील ने अभी बहुत ज़्यादा समझाने के बाद रुद्र को नील की बात समझ में आ गई थी। रुद्र को भी ये बिल्कुल ठीक लगा कि शायद नील बिल्कुल ठीक कह रहा है। एक ना एक दिन तो उसे अपना रिश्ता आगे बढ़ाना ही है किट्टू के साथ, तो वो अभी क्यों ना कर ले। तो रुद्र ने अभी नील की तरफ देखकर कहा कि थैंक यू, तुझसे बात करके दिल हल्का हो गया यार। तो नील ने भी एक मीठी सी मुस्कान रुद्र को पास कर दी और फिर वो वहां से चला गया। तो सुबह के अभी 11 बजे का समय था, लेकिन अवनी अब तक नीचे नहीं आई थी। तो नील अभी लैपटॉप लेकर सीधा स्टडी रूम में बैठा था। तो रुद्र, शुभ और निहाल अभी ऑफिस चले गए थे। तो नील ने भी टाइम देखा तो अपने कमरे में चला गया। उसे अवनी की काफी ज्यादा टेंशन होने लगी थी, क्योंकि अवनी अभी तक कमरे से बाहर नहीं आई थी। नील ने कमरे में जाकर देखा तो अवनी तैयार होकर बालकनी में खड़ी थी। अवनी ने एक स्काई ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें वो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। तो नील ने भी अवनी को पीछे से गले लगाकर कहा कि क्या बात है चोरनी, बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, कब से जागी हुई हो और यहाँ पर अकेले क्यों खड़ी हो, नीचे क्यों नहीं आई। तो अवनी तो काफी ज्यादा शर्म के मारे अभी कुछ बोल ही नहीं रही थी। अवनी को रात की बातें कुछ कुछ याद आ रही थी। तो नील ने भी अवनी को अपनी तरफ घुमाया और उसके गालों पर हाथ रखकर कहा कि क्या बात है चोरनी, इतना ज्यादा उदास क्यों हो, नीचे क्यों नहीं आई थी, तुम बताओ मुझे। अवनी अभी भी कुछ नहीं बोल रही थी। उसने अपना सर नील के सीने पर रख लिया था और उसकी आंखें अभी भी नम थी। तो नील ने भी अवनी की कमर को रब करते हुए कहा कि क्या हुआ है चोरनी, बताओ तो सही। तो नील के बार बार पूछने से अभी अवनी थोड़ा सा इरिटेट हो रही थी। तो अवनी ने भी नील को थोड़ा सा खुद से दूर किया और उसके सीने पर मारकर बोली कि दिमाग खराब है नील आपका, आप कुछ समझते नहीं है क्या, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता क्या, बार बार एक ही सवाल पूछे जा रहे हैं, नीचे क्यों नहीं आई, नीचे क्यों नहीं आई, आपको समझ में नहीं आता कि नीचे मैं क्यों नहीं आई। तो नील ने भी ना में अपनी गर्दन हिला दी, जिसकी वजह से अवनी और भी ज्यादा इरिटेट हो जाती है। तो अवनी ने भी अपने दोनों हाथों से नील के सीने पर मारना शुरू कर दिया था और वो थोड़ा सा गुस्से में बोलती है कि मुझे आपको फेस करने में शर्म आ रही है, इसीलिए अब समझ में आया। तो अवनी के मुंह से ये सुनकर नील को तो काफी ज्यादा हंसी आ गई। नील अपनी हंसी कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन उसे हंसी कंट्रोल ही नहीं हुई और वो जोर से हंसने लगा। तो नील के हंसने से अभी अवनी को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था। अवनी ने नील के बाजुओं को पकड़ा और उसे कमरे में ले आई। तो नील अभी भी हंस रहा था। अवनी ने भी नील को कमरे से निकालते हुए कहा कि अब जाइए आप यहाँ से, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, जाइए, मुझे आपसे बात नहीं करनी और कल रात मैं होश में भी नहीं थी, ऊपर से अब आप मुझे और भी ज्यादा परेशान कर रहे हैं, जाइए आप यहाँ से, मुझे नहीं आना नीचे। तो नील अभी भी हंस रहा था। अवनी ने ऑलमोस्ट अभी नील को कमरे से बाहर ढकेल ही दिया था, मगर फिर भी नील अभी कमरे के अंदर आ गया और अवनी को कमर से पकड़कर खुद से लगाते हुए बोलता है कि पागल हो गई हो क्या चोरनी तुम, इसमें फेस करने वाली कौन सी बात है, कल रात हमारे बीच में वही हुआ जो एक पति पत्नी के बीच में होना चाहिए, जिसके लिए तुम मरी जा रही थी। तो नील के मुंह से ये सुनकर अभी अवनी को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था। उसने गुस्से में कहा कि मैं
मैं नहीं मरी जा रही थी, मैं तो नशे में थी ना, मुझे तो पता भी नहीं था कि आप मेरे करीब आए हैं, समझे आप। तो नील ने भी अवनी को चिढ़ाते हुए कहा कि मुझे सब पता है चोरनी, तुम मेरे करीब आने के लिए बहुत ज़्यादा तड़पती हो, पर अपने मुंह से कहो कि नहीं पता है मुझे। तो अवनी बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, पता नहीं कौन सी वहम में जी रहे हैं आप। तो नील ने भी अवनी को छोड़ दिया और बोला कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ। मैं तो आज भी तुम्हारी वजह से ऑफिस नहीं गया था कि साथ में हम टाइम स्पेंड करेंगे, पर जब तुम्हें मेरे साथ वक्त ही नहीं बिताना अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर रहकर क्या करूँगा, मैं भी चला जाता हूँ ऑफिस। तो नील अभी जैसे ही कमरे के गेट तक गया तो अवनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अवनी के हाथ पकड़ने से नील के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। तो नील ने भी पलट कर देखा तो अवनी अभी नम आंखों से उसे देख रही थी। अवनी नील के गले लग जाती है। अवनी तुम बात बात पर क्यों रोने लगती हो? नील ने उसे गले लगाते हुए कहा, कहीं नहीं जा रहा मैं तो बस तुम्हारे साथ ही थोड़ी सी मस्ती करने लगता हूँ, लेकिन तुम तो रोने लगती हो यार। तो नील के गले लगने से अभी अवनी और भी ज्यादा रोने लगी थी। तो अवनी बोलती है कि आप बार बार मुझसे दूर जाने की बातें क्यों करते हैं नील, अगर आप मुझसे दूर हो गए ना तो मैं मर जाऊंगी, सच कहती हूँ मैं मर जाऊंगी नील। तो नील अभी अवनी को चुप करवाते हुए बोलता है कि ओके ओके, अच्छा चुप हो जाओ, कहीं नहीं जा रहा मैं, अब तो चुप हो जाओ ना। थोड़ी देर ऐसे ही गले लगने के बाद अवनी एकदम से चुप हो जाती है। तो नील ने अभी अवनी को अपनी गोद में उठा लिया और उसे बेड की तरफ लेकर आ गया। तो अवनी ने अभी अपनी आंखें बंद कर ली थी तो क्योंकि वो जानती थी कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। अवनी ने धीरे से कहा कि नील प्लीज लाइट ऑफ कर दो ना। तो नील ने भी एक मुस्कुराहट के साथ अवनी को देखा और कहा कि देखा, मैंने कहा था ना कि तुम्हें मुझसे ज्यादा जल्दी है। तो अवनी ने भी आंखें खोली और गुस्से में नील के सीने पर एक मुक्का जड़ दिया। तो नील अभी फिर से मुस्कुराकर बोलता है कि जितना मारने में ध्यान है इतना प्यार करने में तो नहीं। तो नील ने अभी अवनी को बेड पर लेटा दिया और फिर लाइट ऑफ कर दी। तो नील अभी अवनी के ऊपर आ गया था। नील अवनी को किस करने लगा और थोड़ी देर में नील का फोन एकदम से वाइब्रेट होने लगता है। तो नील अभी अवनी को साइड में लेटाते हुए बोलता है कि पता नहीं यार कौन मर गया, इतने समय कौन फोन करता है, देख कर आता हूँ। तो नील अभी बेड से उठ गया और अपना फोन लेकर बालकनी में गया। करीब 20 मिनट तक अवनी नील का इंतजार करती रही, लेकिन नील अभी भी अंदर नहीं आया था। तो अवनी ने भी लाइट ऑन कर दी। तो अवनी को काफी ज्यादा बुरा तो लग रहा था, लेकिन वो जानती थी कि काम भी बहुत ज्यादा जरूरी है नील के लिए। थोड़ी देर बाद नील कमरे के अंदर आ गया था। तो अवनी अभी कबर्ड को अरेंज करने में डूब गई थी। तो नील अभी अवनी को देखकर बोलता है कि अवनी मुझे ना जाना होगा, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। तो अवनी ने बेमन ही अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। तो नील ने भी कमरे का गेट हल्का सा खोला था, फिर उसने कुछ सोचकर एकदम से पलटकर अवनी को देखा जो उम्मीद भरी नजरों से उसे ही देख रही थी। नील ने अभी अवनी को देखा तो उसके चेहरे पर नील के लिए इंतजार लिखा हुआ था। बेशक अवनी नील 2 बार एक दूसरे के करीब आ चुके थे, लेकिन अवनी ने तो वो लम्हा जिया ही नहीं था क्योंकि वो दोनों ही होश में नहीं थे। नील ने जो कमरे का गेट खोला तो वो एकदम से बंद कर दिया और अवनी के पास जाकर उसके माथे को चूमकर बोला कि भाड़ में गई मीटिंग, मैं तो अपनी चोरिनी को अधूरा छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये सुनते ही अवनी के चेहरे पर शर्म के साथ साथ मुस्कुराहट भी आ गई। नील ने फिर से अवनी को गोद में उठा लिया और लाइट ऑफ कर दी और देखते ही देखते नील अवनी एक दूसरे में खो गए। सही मायने में अवनी ने नील को अब जाकर महसूस किया था। सच तो ये था अवनी ने नील की जबरदस्ती बर्दाश्त कर ली थी, लेकिन नील का प्यार बर्दाश्त करना अब अवनी के बस में बिल्कुल भी नहीं था। नील का प्यार अवनी की आंखों में पानी लाकर देता था। तो अभी अवनी जब नील के करीब होती थी तो उसे नील को खोने का डर रहता था। आखिर इतनी मुश्किलों के बाद ही अवनी और नील की शादी जो हुई थी। करीब 2 घंटे बाद नील ने अवनी को अपने ऊपर लिटा रखा था और उसके बालों को सहला रहा था। तो नील बोलता है कि अवनी अब मैं जाऊं क्या? तो अवनी ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा कि मैंने तो पहले भी नहीं रोका था आपको। तो अवनी की बात सुनकर नील को भी थोड़ी सी हंसी आ गई और उसने करवट लेकर अवनी को अपने नीचे कर लिया। तो नील ने अभी अवनी के गालों को पकड़कर कहा कि चोरनी, एक तो मैं तुम्हारे दिल की बात समझ गया और ऊपर से तुम मुझे कमेंट पास कर रही हो। अपने भाई की छत्र छाया में रहकर बहुत कुछ सीख गई हो तुम। अवनी ने हंसकर अभी नील के माथे को चूमकर कहा कि अच्छा अच्छा ठीक है जाइए। तो नील बोलता है कि अवनी हमारे घर वाले कैसे हैं? किसी ने भी नहीं कहा
कहा कि नील अवनी को लेकर हनीमून पर चले जाओ। तो नील की बात सुनकर अवनी अभी जोर जोर से हंसने लगी। नील ने अभी फिर से अवनी के माथे को किस किया और सीधा वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर के बाद वो तैयार होकर अवनी को एक मुस्कुराहट पास करके सीधा नील ऑफिस के लिए निकल जाता है। तो नील ने जब भी अभी अवनी से दूर होता था तो अवनी की आंखें एकदम से नम हो जाती थी। इधर दूसरी तरफ रुद्र ऑफिस में बैठा हुआ पेपर वेट को घुमा रहा था। रुद्र ने नील से बात तो कर ली थी, लेकिन फिर भी उसका दिल अभी किट्टू के पास जाने का बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। अपने दिल से लड़ झगड़ कर रुद्र ने डिसाइड कर लिया था कि वो किट्टू के करीब चला जाएगा। शाम को जब सब ऑफिस से घर आए तो सब साथ में मिलकर चाय पी रहे थे। तो अवनी ने भी सबके लिए चाय बनाई थी। तो निहाल नव्या को लेकर अपने विला शिफ्ट हो गया था। तो दादी अभी वहाँ पर नहीं थी। तो दादी गार्डन में पौधों को पानी दे रही थी। तो नरेन ने भी अभी चाय की चुस्की लेते हुए कहा कि सौम्या तुम भी सामान पैक कर लो, हम भी अपने विला में शिफ्ट हो जाएंगे। अब तो निहाल और नव्या भी चले गए हैं। तो सौम्या भी पूरा दिन काम करती थी, इसीलिए थक जाती थी। तो सौम्या बोलती है कि नरेन आज रहने देते हैं ना, कल शिफ्ट कर लेंगे, आज बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो नरेन बोलता है कि सौम्या ऐसे तो हम यहाँ पर ही रह जाएंगे, कभी ना कभी तो अपने विला में जाना ही है ना, तो आज ही चलते हैं। तो नील बोलता है कि क्या हुआ मिस्टर राठौड़, अगर मिस पुरोहित कह रही है तो रुक जाइए ना, कल चले जाना। तो नरेन को अब थोड़ा सा गुस्सा आ गया था, क्योंकि वो ज़्यादा दिन अभी प्रताप हाउस में नहीं रहना चाहता था। तो नरेन बोलता है कि सौम्या मैं चला जाता हूँ, जब तुम्हारा मन करेगा तो तुम खुद ही चली आना, मैं और दिशा चलते हैं वहाँ पर। तो दिशा ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि हाँ पापा, मैं और आप चलते हैं। दिशा के ऐसा बोलने से अभी शुभ को थोड़ा सा मुंह बन गया और गुस्सा आ गया। मन ही मन उसने खुद से कहा कि ये पिकाचू यहाँ से जाने के लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो रही है, इतनी तो माँ भी नहीं है जितनी की बेटी उछल रही है। पिकाचू तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से चली जाओगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? नील भैया की तरह आऊँगा तुमसे रातों को मिलने। तो नरेन की बात अभी सौम्या को चुप गई थी। सौम्या बोलती है कि नरेन आप ये कैसी बातें कर रहे हो, एक ही दिन की तो बात है, कल शिफ्ट हो जाएंगे ना, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं अब जाकर पैकिंग करूं। तो नरेन अभी शांति से बोलता है कि देखो सौम्या, मैं तुम्हें जाने के लिए कह भी नहीं रहा हूं, मैं बस ये कह रहा हूं कि मैं और दिशा चले जाते हैं, तुम्हारा जब मन करे तो तुम वहां पर आ जाना। तो सौम्या को अभी थोड़ा सा गुस्सा आ गया था। वो सोफे से उठकर बोलती है कि मिस्टर नरेन राठौड़, आप हमेशा मुझे छोड़कर जाने की बात क्यों करते हैं? 18 साल पहले भी आप मुझे छोड़कर चले गए थे और अभी भी मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं। आपकी जुबान पर ही है क्या? अगर इतनी ही बुरी लगती हूँ मैं तो हमेशा के लिए क्यों नहीं छोड़ देते मुझे, क्यों आए आप मेरी जिंदगी में? तो नरेन को भी अब थोड़ा सा गुस्सा आ गया था। नरेन बोलता है कि सौम्या मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, तुम मेरी बातों का गलत मतलब निकाल रही हो। तो सौम्या बोलती है कि गलत मतलब मैं नहीं आप निकाल रहे हैं नरेन, इतने दिनों से भी तो यहाँ पर है ना हम, लेकिन नहीं आपको तो बस जैसे जिद लगी है कि आज ही जाना है। तो सौम्या और नरेन की बहस अब बढ़ती जा रही थी। तो रुद्र किट्टू भी वहाँ पर नहीं थे। तो रुद्र तो अभी किट्टू को लेकर कब का फार्म हाउस चला गया था। शुभ और नील एक बार नरेन को देखते और एक बार सौम्या को। तो शुभ तो अभी मन ही मन सोच रहा था कि काश बहस बढ़ती जाए और पिकाचू इसी घर में रह ले, तो शादी के बाद भी तो पिकाचू को यहीं पर आना है ना। तो नील ने भी कई बार उन दोनों की बहस को रोकने की कोशिश की, लेकिन नरेन और सौम्या की बहस बढ़ती जा रही थी। तो नील ने भी शुभ से कहा कि शुभ जाकर दादी को बुला कर ला, तो ऐसे तो ये लड़ते ही रहेंगे। तो शुभ अभी नील की बात मानकर सीधा गार्डन में चला गया। शुभ दादी के पास जाकर बोलता है कि बहुत आराम से प्यार से, दादी आपके ना समधी और समधन लड़ रहे हैं। तो दादी को लगा कि शुभ मजाक कर रहा है, क्योंकि शुभ के चेहरे से कहीं से भी नहीं लग रहा था कि घर में कोई लड़ाई हो रही होगी। तो दादी अभी भी पौधे में पानी डाल रही थी। तो दादी बोलती है कि छोटे से हर वक्त मजाक अच्छा नहीं होता है। तो शुभ ने अभी एक तुलसी का पत्ता पकड़ा और उसे तोड़कर मुंह में रख लिया और फिर बोला कि दादी तुलसी खाना अच्छा होता है ना। तो दादी बोलती है कि हाँ, लेकिन दांत से नहीं, समझा? तो शुभ हंसता हुआ बोलता है कि दादी बिना दांत के कैसे खाऊंगा यार। तो दादी बोलती है जैसे तू गटक कर गुटखा और तंबाकू खाता है। ये सुनते ही अभी शुभ की आंखें एकदम से खुली की खुली रह गई। शुभ बोलता है कि दादी आप कुछ ज्यादा ही मजाक करने लगी हो यार, कम से कम मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से तो बोला करिए, मैं कोई गुटखा तंबाकू नहीं खाता हूँ और हाँ मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में आपके समधी और समधन अंदर लड़ रहे हैं, जाकर देख लीजिए। और सच कहता हूँ इन्होंने तो मुझे और अवनी को भी फेल करा दिया है। तो दादी अभी भी शुभ की बातों को मजाक समझ रही थी। तभी नील की आवाज आई, शुभ दादी को लेकर जल्दी अंदर आ। तो नील भी अब मजाक करता था, लेकिन दादी जानती थी कि इस आवाज में बहुत ज्यादा सच्चाई है। तो दादी ने भी पानी का जग साइड में फेंका और फिर चिल्लाते हुए धीरे से अंदर चली गई। हे भगवान, इस घर में जो कोई भी आता है वो ऐसे लड़ता क्यों है? मैं तो परेशान
परेशान हो गई हूँ इस लड़ाई से। नरेंद्र सौम्या भी इतने बड़े होकर भी लड़ रहे हो तुम दोनों। समझ नहीं आता कि इस शुभ और अवनी की संगत में रह रहकर इन्हें भी क्या हो गया है। जाकर देखती हूँ कि ये दोनों क्या कर रहे हैं। सब मेरे ही खून के प्यासे हैं। तो दादी भी बड़बड़ाती हुई अंदर जा रही थी और शुभ अभी दादी को आंखें फाड़ कर देख रहा था। शुभ खुद से ही बोला, यार हर जगह मेरा ही कबाड़ा क्यों होता है। दादी ने भी अंदर जाकर देखा तो नरेन और सौम्या अभी भी एक दूसरे से बहस कर रहे थे, जैसे कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे से बहस करते हैं। तो दादी भी पहले नील के पास जाकर बोलती है कि नील, तुझे शर्म नहीं आती यार, तेरे सामने ये दोनों ऐसे लड़ रहे हैं और तू देख रहा है। तो नील ने भी कंधे उचकाकर कहा कि मैं तो कब से नरेन को रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये तो लड़ने में रिकॉर्ड तोड़ है यार दादी, मैं क्या करूँ। तो दादी ने भी नरेन को बाजू से पकड़ा और थोड़ा साइड में ले जाकर बोली, नरेन तुम तो शर्म करो, इतने दिनों बाद तुम दोनों ऐसे मिले हो और फिर कुत्ते बिल्ली की तरह एक दूसरे से लड़ रहे हो। तो नरेन ने सफाई देते हुए कहा कि माँ जी, मैं छोटी सी बात बोल रहा था, लेकिन सौम्या ने तो उसका पखेड़ा ही बना दिया। तो सौम्या की आंखों में आंसू आ गए थे। तो सौम्या ने भी दादी को देखकर नरेन को पॉइंट करते हुए कहा कि दादी, ये आदमी हमेशा मुझे छोड़ने की बात करता है। मैं पिछले 18 साल से कैसे रही हूँ इन्हें तो पता भी नहीं है। घर से बाहर नहीं निकलती थी, मैं डिप्रेशन में चली गई थी। हमेशा सोचती रहती थी कि पता नहीं मेरी बच्चियाँ कहाँ होंगी, कोई उन्हें नोच तो नहीं रहा होगा, कोई गलत काम तो नहीं करवा रहा होगा। एक एक दिन मैंने कैसे गुजारा है इन्हें क्या पता दादी। ये जानते थे कि मैं इन्हें ढूंढ रही हूँ, मगर फिर भी ये मेरे सामने नहीं आए। मेरा भी इतना बड़ा बिजनेस है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर रहती हूँ। पता है ना दादी क्यों रहती हूँ? क्योंकि मैं अकेले नहीं रह सकती हूँ, इसीलिए मुझे अकेले से बहुत डर लगता है। और ये बहुत आराम से बोल देते हैं कि मुझे छोड़कर ये चले जाएंगे। मुझे छोड़कर ही जाना था तो चले जाइए ना, इनफैक्ट मैं ही चली जाती हूँ आपकी ज़िंदगी से। इतना कहकर अभी सौम्या गुस्से में अपने कमरे में चली गई और सारे सामान की पैकिंग करने लगी। सौम्या के रोने की वजह से वहाँ पर सभी लोग खड़े थे, वो उदास हो गए। आखिर सौम्या ने जो भी कुछ कहा था वो सच ही कहा था। नरेन सौम्या के दिल की हालत समझ ही नहीं रहा था। उसे तो बस किसी तरह से अपने विला में शिफ्ट होना था, ताकि वो सोमनाथ को कुछ भी लीगल नोटिस भेज सके। दादी ने भी गुस्से में नरेन को देखा और बोली कि सच कह गई है, वो बहुत रोई है तेरे बिना। वो कौन लड़की अपनी जिंदगी के 18 साल किसी लड़के के इंतजार करती रहेगी, बोल। लेकिन उसने किया है तेरा इंतजार इस उम्मीद में कि तुम वापस आओगे, और अब जब तुम वापस आ गए हो उसकी जिंदगी में तो उसकी फीलिंग्स की कदर नहीं कर रहे हो। नरेन, ये गलत बात है। नरेन, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। नरेन अभी भी कुछ नहीं बोला था तो नील भी अब आगे आकर बोलता है कि मिस्टर राठौड़, जब मिस पुरोहित इस घर में आई थी तो वो बहुत ज़्यादा उदास रहती थी। बहुत मुश्किलों से मैंने और शुभ ने उन्हें नॉर्मल फील करवाया है। उन्हें देखकर लगता था कि वो कितने दर्द से गुजर रही हैं, और अब जब आप उनका दर्द कम कर सकते हो तो आप उनका दर्द कम नहीं बल्कि और भी ज़्यादा बढ़ा रहे हो। प्लीज़ मिस्टर राठौड़, ऐसी हरकतें बंद कर दीजिए करना, क्योंकि मिस पुरोहित आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। तो नील का इतना बोलना था कि नरेन को एकदम से कुछ खटक जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं। आज की कहानी का एपिसोड कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से कल पार्ट अपलोड नहीं हो पाया था, इसीलिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। थैंक यू फ्रेंड्स।